उत्तर चाहिए ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपनी दूसरी पारी के आरंभ से ही फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल की जो बैठक ली और उसके बाद जो प्रदेश के बड़े नौकरशाहों की बैठक ली, उन दोनों बैठकों से दो बातें साफ हुई। एक, मुख्यमंत्री समय व्यर्थ नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि तत्काल जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनके मंत्री और ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही एक्शन में दिखाई दे, जमीन पर काम होता दिखाई दे। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि 3 चरणों पर कार्य योजना तैयार हो, 3 चरणों की। एक एक्शन प्लान बनाइए 100 दिन के लिए, दूसरा बनाइए 6 महीने के लिए और तीसरा बनाइए साल भर के लिए। हर विभाग ये बनाए और बनाकर उस पर अमल शुरू हो मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री को इस बात का एहसास है बहुत अच्छे से कि 2024 की बड़ी लड़ाई बहुत दूर नहीं है, इसलिए अब आराम का वक्त नहीं है, जीत और जश्न का वक्त नहीं है, जीत के जश्न का। इसलिए आज आप देखिए योगी आदित्यनाथ ने सीधी लकीर खींचने की कोशिश की कि 100 दिन, 6 महीने और 1 साल, इसकी एक्शन प्लान बना के लाइए और उस पर काम हो। और मंत्रियों को उन्होंने ये भी बता दिया कि आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी हम तैयार करेंगे। और इस बार जो मंत्री आए हैं वो इस बात को अच्छे से समझ भी रहे हैं, क्योंकि पिछले बार वाले जो तमाम लोग इस बार नहीं आए सरकार में, उसके पीछे उनका प्रदर्शन भी एक बड़ी वजह थी। अन्य कारण भी रहे होंगे, लेकिन एक बड़ी वजह प्रदर्शन भी थी। आप देख लीजिए, आर्थिक मंत्रालय, आर्थिक विषयों से जुड़े जो मंत्रालय थे उनके मंत्री कहाँ रिपीट हुए। बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब अब नाम में क्या जाए, कल मैंने बहुत सारे नामों को उल्लेख किया था कि ये लोग क्यों नहीं लिए गए वापस, परिणाम नहीं दे पाए। और अब तो योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि 24 की चुनौती सामने है। अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच में सुलह सफाई हो गई और अब चाचा भतीजे एक साथ चलेंगे। इसीलिए इन अटकलों ने राजनीति में बहुत शोर मचा दिया कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी की ओर से विधानसभा में विधायक दल के नेता हो सकते हैं और इस नाते सदन में नेता विपक्ष का दर्जा उनको मिल सकता है। शिवपाल जी इसके लिए प्रसन्नता के साथ तत्पर भी थे, तैयार भी थे। लेकिन आज जब बैठक हुई समाजवादी पार्टी की विधायकों की और उसके बाद उस पर लिए गए फैसलों की जो जानकारी देने आए नरेश उत्तम पटेल, तो उन्होंने कहा, उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा भाई शिवपाल जी तो दूसरी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो सहयोगी दल हैं, वो कैसे इसमें हो सकते हैं। पल्लवी पटेल भी दूसरी पार्टी से है जो केशव मौर्य को हरा के आई सिरातू से। और समाजवादी पार्टी ने फैसला किया कि सपा विधानमंडल दल के नेता अखिलेश यादव और सपा विधायक दल के नेता भी अखिलेश यादव, इस नाते वो विपक्ष के नेता होंगे विधानसभा में, ये तय जाने। यानी अब अखिलेश यादव खुद कमान संभालेंगे विधानसभा के अंदर। लेकिन शिवपाल यादव का मन जरूर टूट गया, बहुत गहरी पीड़ा उन्होंने व्यक्त की और उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन सिर्फ इसीलिए लखनऊ में रहा कि विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन मुझे टेलीफोन भी नहीं आया। अब मैं जा रहा हूं जसवंत नगर, चूंकि नेताजी ने कहा है जाओ क्षेत्र में वहीं काम करो, अब वहीं जाऊंगा। बात
बनने से पहले परिवार में बिगड़ गई। यह भी एक बड़ी घटना है। तो इन दोनों एक्शन में योगी और उधर घर में घमासान, इन दोनों बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों पर हमारे सहयोगियों ने एक रिपोर्ट तैयार की। जरा उसको देखिए हम लोग बार बार एक बात पर समय खराब करते हैं, पब्लिक डिस्कोर्स का, सार्वजनिक जीवन की बहसों में, और ये अनंत काल से बहस समय खराब करने का राष्ट्रीय अभियान चल रहा है। एक दूसरे पर बोलो, अगर मान लो ये आधा घंटा बोल रहा हो तो उसमें 20 मिनट इस पर निकाल दो कि ये जातिवादी हैं, वो दूसरा कहेगा आप हो, और झाँव झाँव करके निकल जाओ। सच्चाई ये सब निपट जातिवादी हैं। प्रधानी का चुनाव बिना जातिवाद को समझे हुए आप नहीं लड़ सकते। कोई पार्टी ऐसी नहीं जो जातिवादी नहीं। लिस्ट में अभी एक लिस्ट जारी हुई, मैं पार्टी के नाम नहीं लूंगा, समझदार लोग हैं, सब समझ जाएंगे। उनका गठबंधन यहां है, वो पार्टी नहीं है, लेकिन गठबंधन वाले लोग तो हैं, प्रसपा वाले हैं और आरएलडी है। लिस्ट जारी हुई 36 लोगों की। कहा पहले हुआ कि भाई फुटकर में नाम छपे तो पूरा नाम छपा, फिर उस पर थोड़ा लोगों ने मजाक शुरू किया तो सबका सरनेम हटा दिया और लिस्ट जारी की। इससे चीजें बदल गई क्या? क्या इससे चीजें बदल जाएंगी? अनीता मिश्रा ना लिखा, अनीता लिख दिया तो बात बदल गई। रविंद्र नहीं, रविंद्र लिखा, पटेल हटा दिया, इससे बात बन गई, गैर जातिवादी हो गए। यार तब तो गैर जातिवादी होना बड़ा सरल है। ये सब मत करिए टोटके, इनसे कुछ हासिल नहीं होना। जातिवादी होना बुरा नहीं, जाति के प्रति गर्व रखिए, उससे जुड़े रहिए। लेकिन ये समाज और देश का कर्ज जाति के कर्ज से बड़ा है, इसी तो ख्याल रखिए, फिर समस्या ही नहीं आएगी। और अगर एक कड़वी बात पूछ लूं, जाट चरण सिंह के राजनीति में आने से पहले भी ताकतवर थे, ठीक, इसलिए क्रेडिट चरण सिंह नहीं ले सकते। एकमात्र भारत में किला है जिस पर कभी विदेशी आक्रांता का झंडा नहीं लगा, वो जाटों का है। तब चरण सिंह नहीं थे, छोटू राम भी नहीं थे, इसलिए ये गलतफहमी दूर करिए, ठीक। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, जो जातिवादी पार्टियां आई, नेता आए, जातियों के आइकॉन बने, क्या उनके लगातार सत्ता में रहने के बाद भी उन जातियों का उत्थान हो गया? नहीं। कुछ 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 लोग लाइसेंस ले लिए, गाड़ी ले लिए, बुलेट ले लिए, ट्रैक्टर ले लिए, बलेरो ले लिए, नए कपड़े पहनने लगे, फार्म हाउस बनवा लिए, इससे जात बड़ी हो गई। सामान्य आदमी तो वैसे ही घास खोद रहा है अभी भी। इसलिए ये सब मत करिए। ये वैसे मुझे बड़ा चिढ़ होती है इस तरह के वक्तव्यों से कि ये जातिवादी क्यों, कौन नहीं जातिवादी है। इसलिए ये भाई माफ करिए, ये नहीं। हिंदुस्तान ऐसे आडंबर से बहुत चिढ़ता है। दूसरी एक बात मैं कहूं, जब आप सफलता की ओर बढ़ रहे हो, आपका सितारा बुलंद हो, तब आप थोड़े बहुत दाएं बाएं निर्णय भी ले लो तो वो चल जाते हैं, क्योंकि तब किस्मत आपको रक्षा कवच देती है। जब वैसा ना हो तो सबको साथ लेके चलने में भलाई होती है। तब सबको साथ लेके चलिए। और राजनीति में बड़ा मन बहुत जरूरी है। सब कुछ मैं ही, ये भाव नहीं चलता ना। राजनीति में बड़ा मन तो करना होगा। लोकतंत्र और राजतंत्र के जो बेसिक डिफरेंसेस है ना, उसमें एक डिफरेंस ये भी है, सुशील जी मेरी बात से सहमत होंगे। राजतंत्र अधिकार का केंद्रीकरण का स्वरूप है और लोकतंत्र अधिकार के विकेंद्रीकरण का स्वरूप है। एक बुनियादी फर्क है।
वरना कई मामलों में राजतंत्र भी अच्छा था, ऐसा थोड़ी सब खराबी था। इस हिंदुस्तान को तमाम महान राजाओं ने महान बनाया। भारत का सबसे बड़ा सफल दौर मौर्य डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी है, जब सोने की चिड़िया थे हम। सब बुरा नहीं है। क्या राजनीतिक दलों में ऐसी स्थिति नेतृत्व को लेकर नहीं पैदा हो जाती है कि पंचों की राय सर माथे, खटोला यहीं बिछेगा? तो अब वो जमाना चला गया अनीता जी, जब आदमी आपका जयकारा अनंत काल तक पीढ़ियां लगाती रहे ना। मुझसे एक बार कल्याण सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, जितने भी जातीय समूहों का आप वोट चाहते हैं, पटेल साहब सुनिएगा आप भी और कौशल जी आप भी, उन जातीय समूहों में अब इतनी चेतना आ गई है कि वो केवल आपके चेहरे से प्रभावित नहीं होंगे। वो पब्लिक रैली में देखेंगे कि हमारी बिरादरी के आदमी की कुर्सी मंच पे लगी कि नहीं लगी। क्या केवल जयंत चौधरी के हाथ हिलाने से वो जयंत चौधरी को बाबा साहब अम्बेडकर थोड़ी ना मान रहे, न सुभाष चंद्र बोस मान रहे, ना 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 ना। बड़ी ठेठ बात। अच्छा, कुर्सी नहीं तो कम से कम माल्यार्पण में नाम तो आना चाहिए माइक पर कि मेवालाल जी और अच्छे लाल जी। नाम भी नहीं आया, मलाई भी आप खाओगे, लड्डू भी आप खाओगे, महंगी गाड़ी पे भी आप चलोगे, और झंडा वो उठाएंगे, वो भूल जाओ भैया, भूल जाओ, तत्काल भूल जाइए, डिलीट मार दीजिए अपने दिमाग से ऐसी गलतफहमियों को। अनीता जी, लोग कहते हैं मुझसे कि भैया पीढ़ियों उठा लिया झंडा, हमारे वोट के चलते ये लोग राजा हो गए और हम ही को घुसने नहीं दे रहे। बोले ना, आपको पता है ये निषाद पार्टी, ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, ये अनुप्रिया के पिताजी की पार्टी सोनेलाल पटेल जब बनाए, ये पार्टियां क्यों बनी पता है? ये लोग को बहुत पुराने लोग नहीं, 100-200 साल के, ये सब 25-30 साल का खेल है क्या? और इसमें दो खिलाड़ी तो उन्हीं के चले थे, काशीराम जी के, सोनेलाल पटेल और ओम प्रकाश राजभर हैं। ये इसलिए बनी कि बड़े लोगों ने, जो पिछड़ों में बड़े थे, ताकतवर थे, जिनके पास माल पानी ठीक था, उन्होंने इनको हरकारा बना के बांधे रखा अपने यहां, क्या खूंटे से बांध दिया कि तुम हमें जिताओ और उसके बाद दूर रहो। उन्होंने कहा हम संजय निषाद क्रिएट कर देंगे, हम संजय निषाद क्रिएट कर देंगे, हम ओम प्रकाश राजभर क्रिएट कर देंगे, सोनेलाल पटेल, अनुप्रिया पटेल क्रिएट कर देंगे। कर दिया ना? नहीं, पहले यही तो कहते थे सब लोग, नहीं नहीं, मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी रहेंगे और तुम लोग झंडा बैनर लेके चलो पीछे, हैं जिंदाबाद करो, या मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। बांटना सीखना होगा, बांटना सीखना होगा पार्टियों को, और खास तौर पर राजनीतिक घरानों को बांटना सीखना होगा। बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। एक पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है इस देश में, उसने बांटना नहीं सीखा, उसने राजतंत्रीय मिजाज कायम रखा, तो आज कहां खड़ी है? अंग्रेजों का शासन जैसा था उसका जलवा कि सूर्यास्त नहीं होता, कहते थे ना ब्रिटिश शाही में है, विक्टोरिया के शासन में सूर्यास्त नहीं होता, वैसी स्थिति भारत में थी कांग्रेस की। लेकिन सब कुछ मां बदौलत तय करेंगे, ये होते होते यहां आ गई पार्टी। बांटना नहीं सीखा। बोले हम कुत्ते को बिस्किट खिलाएंगे, मुख्य हमारा जो नेता है वो बैठ के इंतजार करेगा, जब मैं कुत्ते को बिस्किट खिला के चुकूंगा तब मन होगा तो बात करूंगा, नहीं तो मना कर दूंगा। अब जमाना नहीं रहा वो, इसीलिए ये स्थिति है। इसलिए मैं कहता हूं लोकतंत्र के मूल स्वरूप को समझकर चलिए सब लोग। जातीय चेतना बुरी चीज नहीं, हर जात में चेतना होनी चाहिए भाई। आप मेरे कंधे पर खड़े होकर
ऊपर तक पहुंचते हो और बाद में मुझे हटा दो लाइन से, ये मंजूर नहीं ना। इसलिए मैं इस मामले में दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ों के साथ खड़ा होता हूं जाकर। नहीं, ठगने का काम मत करिए। आपको उनसे वोट तो चाहिए, लेकिन उनको अधिकार नहीं देना चाहते। दूल्हा हम ही बनेंगे। अरे कितनी बार शादी करेंगे भाई? हर बार आप ही दूल्हा बनेंगे? ऐसा नहीं चलता। पटेल साहब बताओ, कोई बाबा हो घर में ऐसे जो कहें कि ना शादी हर बार हम हर 5 साल में अपनी ही करेंगे, तो नाती पोते बाबा को बाहर निकाल देंगे कि नहीं? निकाल देंगे नहीं? अगर बाबा ही मोर बांधेंगे हर बार सर पे, तो निकाल देंगे कि नहीं बच्चे? बाबा को पता होना चाहिए कि उनके ब्याह की उम्र कब निकल गई, अब नाती पोतों के ब्याह की उम्र कब आ गई। जिस दिन लोकतंत्र में यह समझ आ जाएगी, मामला ठीक हो जाएगा। आज के टाइम में आदमी बस का इंतजार नहीं करता, पार्टी कौन करे? नहीं, कहता ये बस नहीं ठीक, नहीं दूसरे स्टेशन से पकड़ लेंगे, है नहीं ऑटो कर लो, आगे चलो, फिर देखेंगे। दोनों पे लागू है। इस बात को हम लोग अगर हिपोक्रेसी से अलग हट के देखें तो ये प्रैक्टिकलिटी है, व्यवहारिक सच है राजनीति का। भाजपा वाले के साथ जो दो हैं वो भी ये बंधन 7 जन्मों का ऐसा कोई शपथ पत्र नहीं देते किसी को, ना आप वाले। अरे भाई ठीक है, हम जो चाह रहे हैं वो मिलेगा तो रहेंगे, नहीं तो नमस्ते। ठीक बात कही पटेल जी। भाई 3 एमएलसी अभी दिए हैं अखिलेश बाबू ने, ठीक। अब मसला है कि छोटे चौधरी को राज्यसभा भेजो क्या? ये तो पहली किस्त है और 24 अभी दूर है, दूसरी किस्त भी आएगी। देखिए, राजनीति में स्थायी तौर पे वही पार्टियां गठबंधन निभा सकती हैं जिनका वैचारिक मेल हो, और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, दोनों के जो आधार स्तंभ रहे हैं वो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा और उनकी विरासत है। और मैं बहुत ईमानदारी और मजबूती से इस बात को कहना चाहता हूं कि आदरणीय जयंत चौधरी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी का ये गठजोड़ और उनका मैत्रीपूर्ण व्यवहार हम स्थानीय स्तर पे, हम ग्रामीण स्तर पे, हम जब सड़कों में देखते हैं कि हमारे कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे नेता ने एक स्वाभाविक गठबंधन किया है। अब आपके मुद्दे की बात आती है। देखिए सर, निश्चित तौर पे जब गठबंधन होते हैं तो गठबंधन मुद्दों के साथ साथ जरूरतों पे भी होते हैं, और जो भी 2-3 सीटें मिली हैं एमएलसी की, उसको हम डिजर्व करते थे, हमारे लोग लड़ रहे हैं। अब रही राज्यसभा की बात, तो वो अभी 2 महीने देर है, उस विषय में मेरी कोई ताजा जानकारी नहीं है। आदरणीय चौधरी साहब आज लखनऊ आना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका प्रोग्राम चेंज हुआ। 26 तारीख को वो लखनऊ में रहेंगे जी, और हम सबकी भेंट होगी। मैं आपकी इस सवाल को उनके सामने रखूंगा और अग्रिम बधाई भी दूंगा। और नेता है हमारे, अगर वो सदन में रहेंगे, पढ़े लिखे विद्वान हैं, तो मैं समझता हूं कि उनके सदन में होने से प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचेगा और उनकी विद्वता का लाभ प्रदेश के किसानों को भी मिलेगा। ये मेरा अपना विचार है जी। ठीक बात है। एक बात मैं कहूं, हर गठबंधन यही कहता है कि हमारा वाला मुद्दों पे आधारित है, पड़ोसी का लेन देन पे आधारित है, और मेरी धारणा है सबका एक ही चीज पे आधारित होता है, ठीक। सबका एक ही चीज पे आधारित होता है। जनता जानती किस पे आधारित होता है क्या? मैंने सोमवार को एक घर के साथ, मंगल को दूसरे, बुध को तीसरे घर में लोगों को देखा, और सब में प्रेस नोट तो जारी किया ही ना सबने, और सबने ये कहा कि मुद्दों के चलते हर दिन पार्टी के साथ अलायंस बदला है। डीएमके के नाम पर कांग्रेस ने केंद्र की सरकार गिरा दी कि राजीव गांधी की हत्या में ये लोग संलिप्त हैं, इनके साथ सरकार, ये इनको हटाओ, इनने हटाया नहीं इसलिए हमने सरकार गिरा दी। सीताराम केसरी, वो डीएमके कांग्रेस की सरकार में मंत्री हुई, आके सहयोगी हुई, और सोनिया जी ने करुणानिधि को शाल पहनाई। हम सब जान रहे कौन किसके साथ कहां खड़ा है भैया। छोड़ो, मूल बात है कि भैया माल मत्ता ठीक है तो बात ठीक है, नहीं तो फिर आगे सोचा जाए। एक समय में हर पार्टी में एक ही व्यक्ति की चलती है, उसमें कोई चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड जितनी है, चूरन बेचो पार्टी से लेके और सबसे बड़ी पार्टी भाजपा तक,
कोई उससे परे नहीं, जो बोले सो झूठ, जो बोले वो झूठ। दीनदयाल जी तय करते थे कौन क्या करेगा। संगठन तो तब भी था, संगठन तब भी था। दीनदयाल जी कहते थे कि भाई इस अटल को लड़वाओ चुनाव अब की, तो हो गया फैसला। लिखा कागज में यही जाता था, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई जनसंघ की, और उसमें रामलाल ने प्रस्ताव रखा, श्यामलाल ने उस पर ये किया। लेकिन होता क्या, दीनदयाल जी से होता था, है ना। काशीराम के समय में काशीराम से होता था, मायावती के समय में मायावती से हो रहा, चरण सिंह के समय में चरण सिंह जी के, फिर अजीत सिंह, फिर जयंत। उनका घर आंगन छोटा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उनके आंगन में पड़ोसी की चले ना। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में ओम प्रकाश राजभर की चलेगी एक पार्टी में, वैसे संजय निषाद है। इसमें क्या लड़ाई है भाई, क्यों नहीं मानते हो। फिर भाजपा में अध्यक्ष के चयन की एक प्रक्रिया है, ठीक, बड़ी लंबी प्रक्रिया है। अगर संविधान देखोगे पार्टी का, आडवाणी जी बताते थे कि भाई वाजपेयी जी ने कहा कि किसको अध्यक्ष किया जाए, हम सोच रहे हैं राजमाता को मनाने चले। तो विजय राजे सिंधिया के यहाँ दोनों लोग चले गए क्या। वो पहले कुछ राजीव हुई, बाद में दतिया में जो गुरुजी थे, महाराज थे पीताम्बरा माई की पीठ में, वो उनके गुरु थे, उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने मना कर दिया। यही दो लोग तय कर रहे थे ना। कागज में तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, जब तय कर देंगे तो प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। पुष्कर धामी का नाम 18 तारीख को मुझे पता लगा था, मैंने ट्वीट भी किया था, देखिएगा मेरी उस पर होगा। 18 तारीख को राजनाथ जी ने विधायक दल की बैठक तो आज की, तब अरे कोई मानेगा, मतलब आंख से अंधा कान से बहरा भी नहीं मानता कि विधायक दल की बैठक में तय होता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। योगी जी, मैं पूरी कथा कहना नहीं चाहता, संबंध भी खराब होते। योगी जी जब बने थे, मैंने तो वो दृश्य देखे सुनील बाबू, जब ये तक टेलीफोन पर बताया जाता है कि ये प्रस्तावक होंगे 6 लोग, सिर्फ इन 6 लोगों को कमरे में बुलाइए और इनको नाम बता दीजिए, ठीक है ना, उस बाकी बात बाद में। यस कौशल जी, ऐसा ही होता है। इंदिरा जी पेंसिल से वो ग्लू लगी, एक साइड में ग्लू लगी छोटी पर्ची होती है ना स्टेशनरी की, उनका इस्तेमाल करती थी, उस पर नाम लिख देती थी पीसी सेठी, और धवन से कहती थी कि ले जाओ उसको एग्जीक्यूट करा दो। क्या फिर ये ईटिंग मीटिंग सब बाद में होती रहती थी। आज भी केरला से या कहीं से एक राज्यसभा में एक महिला नेता को कांग्रेस ने राज्यसभा को उम्मीदवार बनाया है, वहां उनके पास वोट है, वो जीत के भी आ जाएगी। राहुल जी नहीं बनाया, दस्तखत उसमें दूसरे के होते हैं, लेकिन वहीं से तय होता है ना। तो ठीक बात है, भारत के लोकतंत्र का मिजाज है, इसको मानने में पर क्या बुराई भैया। अच्छा, जो कोई ये कहे, एक नई बात कहता हूं, मेरे ख्याल से सब बात लोग उससे सहमत होंगे। जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाती है कौशल भाई, क्या, और उसमें लाखों शेयर होल्डर है, क्या, सीईओ किसको रखें, फाइनेंस कंट्रोलर किसको रखें, एमडी किसको बनाए, जीएम किसको बनाए, क्या ये लाखों लोगों से पूछा जा सकता है? नहीं ना, ना, क्या, वो टेक्निकली शेयर होल्डर है लेकिन उनसे पूछा नहीं जाता, क्या, वो भी अखबार से ही जानते हैं, क्या। टाटा सन्स में चंद्रशेखर जी को दोबारा से कार्यकाल मिल गया, क्या, क्या टाटा के जो 50 लाख शेयर होल्डर हैं, 1 लाख करोड़ 2 करोड़ जो इतने भी हैं, क्या उनसे पूछा गया? नहीं ना।
जैसे हमको पता लगा वैसे उनको पता लगा। राजनीतिक दल भी वैसे ही चलते हैं, ये जान लीजिए। जिसका चेहरा जिताऊ होता है वही फैसले करता है। वो इंदिरा गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, वाजपेयी जी हो, या ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो। और जब उन किसी का चेहरा जिताऊ नहीं रहता, ये भी बात जान लीजिए भैया कौशल जी, तो पार्टी उसको खुद ही किनारे कर देती है। उसके लिए कोई अलग से बिल लाने की जरूरत तो नहीं पड़ती। जो परिवारवादी पार्टियां नहीं हैं उनमें देख लीजिए, क्या अगर जिताऊ नहीं तो चलताऊ, नया लाओ, ये जान लीजिए। लेकिन जो जिता सकता है, जिसके नाम पर आप जीत कर आ सकते हैं, निर्णय भी वही करेगा अपनी पार्टी में कि भैया कौन कहां बैठेगा। और इस नियम का भारत में, इस परंपरा का, इस प्रथा का अपवाद कोई पार्टी नहीं नहीं है। मैंने इतने उदाहरण इसीलिए दिए। हां, फिर मूल विषय पर लौटकर समापन करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि 24 के लोकसभा चुनाव के महासमर के लिए समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों को अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये जो आपके सहयोगी दल होते हैं ना, इनका धैर्य बहुत बड़ा नहीं होता, ये भी जान लीजिएगा। क्या ये बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा काल में नहीं रहते कभी। ये तो ठीक है, सोमवार को मांगा, बुध तक इंतजार कर लेंगे, और आपने कहा देखते हैं, बताते हैं, तो फिर टीवी पे पता लगता है कि भैया तो फलाने क्या चले गए, आप बताते रह गए। एक उदाहरण देके बात समाप्त कर दूंगा, नाम नहीं खोलूंगा, उससे रिश्ता बहुत वो होता है, समझदार लोग समझ जाएंगे। केंद्र का एक मसला था, एक सज्जन थे, तो वो गए, उस सरकार से उन्होंने 3-4 मांगे रखी, तीनों चारों 5 मिनट में सैंक्शन हो गई। बोले ये भी दिया, ये भी दिया, बोले इतने डब्बे मिठाई, बोले वो भी दिए, हैं, सब तय हो गया। मोतीचूर के लड्डू इतने डब्बे, ठीक। इतना सब जब हो गया, उसके 1 घंटे के बाद टीवी देखा जहां गए थे उन लोगों ने, तो वो दूसरे खेमे में खड़े होकर कह रहे थे कि ना क्या आप समझिए, ये भी होता है बाबू। क्या मायावती कल्याण सिंह वाले एपिसोड में नहीं देखा था? हर दिन नया सवेरा हो रहा था उत्तर प्रदेश में। क्या नरेश अग्रवाल नई पार्टी बनाए थे, चौधरी नरेंद्र सिंह नई पार्टी बनाए थे, नहीं देखा था? राजनाथ सिंह ने टेलीफोन पर नरेश अग्रवाल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था, वो दृश्य देखा था ना? इसलिए मैं कहता हूं, छोटे दलों को कभी कभी तो उनकी ऐसी स्थिति होती है कि आप उन्हें अवॉइड ना कर पाए। जब मांग और पूर्ति का सिद्धांत है, उनको पता है कि मांग और आपूर्ति के सिद्धांत में इस वक्त उनकी उपादेयता है, इसलिए ना तो समाजवादी पार्टी अपने सहयोगियों को दरकिनार कर सकती है और भाजपा भी नहीं कर पाएगी। भाजपा को भले ही अपने नेताओं के साथ कंप्रोमाइज करना पड़े, लेकिन उसकी कोशिश होगी कि अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी दोनों संतुष्ट रहें एटलीस्ट 24 तक। उत्तर प्रदेश के सियासी आंगन में समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में ये जो घमासान छिड़ा है ना, कि भाजपा की बी टीम कौन, भाजपा के साथ अंदर खाने मिली भगत किसकी, इस घमासान के नेपथ्य में, इस घमासान के पीछे उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोट की राजनीति है, वो एक प्रमुख कारक तत्व है, प्रमुख कारक तत्व। आपने आज सुबह देखा होगा कि बसपा की लेडी कमांडर मायावती जी ने 2-3 ट्वीट ठोके ट्विटर पर सुबह सुबह।
जिसमें कहा अखिलेश यादव भाजपा से मिले, मुलायम सिंह यादव भाजपा से सांठ-गांठ कर रहे हैं, किए हुए हैं, और अपर्णा यादव इसीलिए भाजपा में भेजी गई। ऐसा उन्होंने सीधा मोर्चा खोला। अब आप सोचेंगे कि बेमौसम बरसात क्यों? ये बात 7 मार्च से पहले तक बोलते तो उसका कोई औचित्य बनता था कि भाई चुनाव चल रहा है। और समाजवादी पार्टी चुनाव में बोली रही थी कि बसपा भाजपा की बी टीम है। लेकिन बहन जी को अचानक ऐसा क्यों लगा कि जब चुनाव छोड़ो, जब शपथ ग्रहण में 3 दिन बाकी हैं कुल योगी जी की, तब इस बात का कोई औचित्य है क्या? या बोलते तो फिर लोकसभा चुनाव के आसपास बोलो। नहीं, मायावती ने यूं ही ये आक्षेप नहीं उछाला। ये जान लीजिए, मायावती ने इस बात को समझ लिया कि मुस्लिम आबादी का जो वोट है वो इस कदर ध्रुवीकृत हाल के दशकों में कभी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, जितना ध्रुवीकृत इस बार हुआ समाजवादी पार्टी के पक्ष में। जो एजेंसियां इस ढंग के आंकड़ों का अध्ययन करती हैं या उनका निर्माण करती हैं, उनके आंकड़ों को देखिए तो पता लगता है 83-84% मुस्लिम वोट सपा को गया। और यही वो कारण है जिसके कारण बसपा ने केवल उमाशंकर सिंह रसरा से जीत पाए, वो भी व्यक्तिगत हैसियत में। यानी बसपा 403 में साफ हो गई, उमाशंकर को छोड़ दीजिए तो इसलिए मायावती जी जागृत हुई हैं और उन्होंने ये शोषा उछाला कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव बीजेपी के से मिली भगत करके राजनीति करते हैं। क्योंकि मायावती जी जानती हैं कि अगर मुस्लिम वोट में बंटवारा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में तो बसपा के लिए भी कोई गति नहीं बचेगी। और यही बात अखिलेश यादव की भी चिंता का विषय थी चुनाव से पहले तक। इसीलिए चुनाव के दौरान उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि बसपा बीजेपी के लिए सुविधापूर्ण राजनीति कर रही है। ये मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बाइपोलर हो रही है, 70% हो गई, यही दशा दिशा ग्रह गोचर रहे तो लोकसभा चुनाव आते आते 100% बाइपोलर हो जाएगी। एक स्थायी पोल भाजपा रहेगी, वैसा ही जैसा 70 के दशक में देश में एक स्थायी पोल यत्र तत्र सर्वत्र कांग्रेस रहती थी। रायसीना हिल से लेके और गांव तक एक स्थायी पोल हर स्तर पर कांग्रेस होती थी। फिर समय समय पर उसके बरक्स उसके समानांतर कोई पोल खड़ा होने की कोशिश करता था। वो लोहिया दीनदयाल का ज्वाइंट वेंचर हो सकता था, संवित सरकारों का प्रयोग हो सकता था, बहुत सारी चीजें। यूपी में मानकर चलिए बाइपोलर हो गया, जिसका एक परमानेंट पोल रहेगा बीजेपी। अब लड़ाई है कि जो दूसरा पोल है सामने वो कौन बने, ये उसकी लड़ाई जब तक सेटल नहीं हो जाएगी। और ये सेटल भी कब होगी? जब बिल्कुल मामला जो प्रतिद्वंदी लोग हैं जो उस पोल के लिए प्रतिस्पर्धा में है उनमें बाकी का बिल्कुल शटर डाउन नहीं हो जाएगा। अभी थोड़े थोड़े शटर खुले इसलिए संघर्ष चलेगा। बसपा के पास अभी 13% वोट है, इसलिए वो छटपटाएगी, स्वाभाविक है। कांग्रेस की छटपटाहट लगभग खत्म हो चली, क्योंकि वो जान गए कि मान लो अब 2% के बाद कहां कितना उठेंगे, स्टेरॉइड भी लगा लेंगे तो दौड़ना छोड़ो चलने लायक नहीं हो पाएंगे। जब इतनी कमजोरी आ गई शरीर में। लेकिन मायावती जी को लग रहा है 13% है तो अभी खेल हो सकता है, बशर्ते अल्पसंख्यक मतदाता मेरी तरफ आ जाए, ये सपा की तरफ नहीं रहे, ये बट जाए, चलो इतने में ही संतोष कर लेंगे। तो जानते हैं इस बात को।
इसीलिए ये चलता रहेगा। अचानक से किसी दिन पता लगेगा सपा की तरफ से कोई हो जाएगा कि मायावती बी टीम है, और अचानक से आपको लगेगा यार कोई तात्कालिक कारण तो था नहीं प्रोवोकेशन का, फिर मायावती जी ऐसा क्यों बोल रही है? नहीं, तात्कालिक नहीं, वही दिल की टीस है और लड़ाई है मुस्लिम वोट को अपनी तरफ करने की। और हिंदुस्तान में एक बड़ा भारी परसेप्शन है कि भाजपा के साथ जिसको खड़ा करने प्रदर्शित कर पाओ आप, उससे मुसलमान वोट हट जाएगा। इसी धारणा नैरेटिव के लिए दोनों पार्टियां कोशिश कर रही हैं, कुश्ती लड़ रही है, सपा भी बसपा भी। और इस नैरेटिव से मुसलमान किसके पास रहेगा किसके पास जाएगा वो तो भविष्य की बात है, लेकिन ये नैरेटिव भाजपा को मजबूत करता है, ये भी जान लीजिए। क्या? क्योंकि जो फिर बाकी बचती है 83% 82% की भारत की जनसंख्या, वो भी फिर कुछ चिंतन करती है ना। तो एक किस्म का पोलराइजेशन दूसरे किस्म के काउंटर पोलराइजेशन को जन्म देता है। उधर केक बड़ा है इसलिए बीजेपी की मजबूती बड़ी हो जाती है। एक दूसरी बात मैं एक टिप्पणी करूंगा ये महंगाई के मसले पर। मेरे लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि 14 में कितने का था और 84 में कितने का था 1984 में है? मैंने 570 रुपए तोला सोना देखा, अब उसका क्या करें? नहीं, लेकिन हां ये बात सच है कि महंगाई आज के दौर में ज्यादा कष्टपूर्ण है। 2 वर्ष के कोरोना के तांडव ने हिंदुस्तान के गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ के रख दी, तबाह हो गया वो। रोजगार खत्म हो गए, नौकरियां घट गई, जिनकी बची उनकी तनख्वाहें आधी हो गई, चौथाई हो गई, घर के सदस्य कम हो गए, काल के गाल में समा गई। उनके लिए 50 रुपया माने रखता सिलेंडर। जो लोग ये कहते हैं बीपीएल कार्ड होल्डर को अनाज मिल रहा है, बीपीएल को ही मिल रहा है ना। और जो भारत का सबसे बड़ा मध्यम वर्ग है वो तो लाइन में भी नहीं खड़ा हो सकता, उसके पास तो बीपीएल कार्ड भी नहीं, वो कहां जाए? वो 200 रुपए किलो सरसों का तेल खरीद कर क्या खाएगा? और इसकी चिंता शासन को करनी होगी। यह तर्क ठीक नहीं, होता होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में, उससे इनकार नहीं करता। मिश्रा जी, बाप जब रात में घर आता है तो छोटे छोटे बच्चे उसकी ओर इस उम्मीद से बैठ देखते हैं कि ये कुछ लाया होगा, उससे खाना बनेगा। बाप अगर उससे ये कहे कि बेटा बाहरी परिस्थितियां ऐसी हैं, उसके चलते कुछ नहीं मिल रहा है, बच्चों को समझ नहीं आएगा। सरकार की भूमिका वही होती है पिता की, ये जान लीजिए। ये हिंदुस्तान है, यहां तो है ही प्रजा संतान जैसी होती है। तुलसी ने कहा मुखिया मुख सो चाहिए, जैसे मुंह होता है जाता सब उसमें है, लेकिन उसके बाद वो शरीर के सारे अंगों को पोषित करने के लिए उनकी जरूरत की चीजें वहां वहां तक ट्रांसफर करता है। ये राजनीतिक फुटबॉल नहीं है कि आपस में खेलो। मैं मानता हूं राजनेताओं को महंगाई प्रभावित नहीं करती, क्योंकि जितने का सिलेंडर है भैया मिश्रा जी, जितने का कुल सिलेंडर का दाम है, उतने में तो आपके 2 जोड़ी कुर्ते पजामे ड्राई क्लीन होके आते हैं। आपके ठेंगे पे है महंगाई सबके। क्या जैसे भारत का आम आदमी विक्रम टेम्पो नहीं पकड़ सकता चमनगंज से चुन्नीगंज से, उससे ज्यादा सरलता से तो आप चार्टर्ड विमान में घूमते हो। आपको क्या फर्क पड़ रहा सरसों तेल क्या हिसाब बिक रहा?
क्या फर्क पड़ेगा भाई बताओ? नहीं पड़ेगा। ताज और ओबेरॉय में कॉफी और चाय और टोस्ट खाने वाले लोगों को कब से महंगाई चिंतित करने लगी? ये ठीक है, भाषण के लिए आते हो तो थोड़ा आंखों में ग्लिसरीन लगा सकते हैं आप लोग, जनता के बीच जाओ तो, लेकिन असली जीवन तो वही है दोस्त। घर में 100 एसी लगे हैं, 50 100 हरकारे हैं मां बदौलत के मिजाज पुरसी के लिए, और इसमें कोई पीछे नहीं। जिन्हें 2% वोट मिला वो भी, जिन्हें कुल 4 लाख मिला वोट वो भी, और जिन्हें 42% मिला वो भी, सब उसी गंगा में नहा रहे हो क्या? ऐसे ऐसे लकदक सोफे पड़े, ऐसे ऐसे झाड़ फानूस लटक रहे हैं घरों में। कौन मूर्ख कह रहा है कि महंगाई है? राजमहल से बाहर निकलकर देखिए तो महंगाई की तपिश समझ आएगी आपको, तब आपको समझ आएगा हिंदुस्तान कहां पर है। बातें करना बहुत सरल है मित्र, कैमरों के सामने पदयात्रा करना अलग चीज होती है मित्र चतुर्वेदी जी। और पैसा ना हो, ऑटो नहीं कर सके, रिक्शा नहीं कर सके, तब पैदल चलना अलग बात होती है। मेरी 3 करोड़ की, मिश्रा जी मेरी 3 करोड़ की मर्सिडीज पीछे चल रही है और मैं कह रहा हूं मैं पदयात्रा कर रहा हूं देश के लिए। ऐसे आडंबर को मेरा प्रणाम, ऐसे आडंबर को मेरा सहस्त्रबार प्रणाम। चेले चापड़ों की फौज मेरे पीछे चल रही है, 20-20 कैमरामैन चल रहे हैं, और मैं कहां जा रहा हूं? जिला अस्पताल में 6 केले बांटना है, उसकी फोटो खिंचाने जा रहा हूं। ऐसी समाज सेवा को भी मेरा प्रणाम। इसलिए जब राजनेता कहते हैं महंगाई का विषय विपक्ष वाले करते हैं, तो मुझे उनसे पर बड़ी कोफ्त होती है। अरे आप ये बात मत करो भाई, आपके मुंह से शोभा नहीं देती। आपके घर की एक प्लेट की कीमत उतनी है जितने में ननकू की पूरी झुग्गी बिक जाए। मुझे ऐसी प्लेटों के दर्शन करने का अवसर मिला, ऐसी कटलरी बोलते हैं उनको, कटलरी है ना चतुर्वेदी जी, है ना ऐसी कटलरी जिनमें ननकू और रज्जाक की पूरी झोपड़ी बिक जाएगी भाई साहब। क्या वहां बदन पर कपड़ा नहीं, आप खाना भी खाते हो तो कपड़ा टांग पर डालते हो, वो अलग आता है एक डाइक्लिन होके, वो अलग रंगबाजी है। बहुत नहीं बदला, राजतंत्र समाप्त हो गया मिश्रा जी ऑफिशियली, लेकिन महल समाप्त नहीं हुए। दरबार की जगह संसद और विधानसभा आ गई, लेकिन राजमहल समाप्त नहीं हुए भारत से। राजमहल आज भी है। कई बार फोटो आ जाती है, जनता उनको देखती है भैया त्यागी जी क्या, तो उसकी आंखें फट जाती हैं कि बाप रे बाप हैं, ऐसी मेज, ऐसा सोफा। फिर वो लोग बाहर आके जब बाइट देते हैं कि नहीं देखिए महंगाई से जनता की कमर टूट रही है और हमको बड़ी चिंता है, तो जनता बड़ी विद्रूपता के साथ हंसती है। इसीलिए आप देखिए 900 रुपए का सिलेंडर था, फिर भी सपा बसपा कांग्रेस को वोट नहीं दिया आदमी ने, क्योंकि वो जान रहा है कि किसी की बात पर भरोसा ही नहीं। आपको भी वही करना, इनको भी वही करना, तो यही ठीक है, अन्यथा कोई दूसरा लॉजिक बता दो क्यों ऐसा हुआ। बाद में ये कहना कि हम जनता को समझा नहीं पाई, बात ठीक नहीं। आपके शब्दों में प्राण तत्व गायब हो गया, जनता को आपके कहे पर यकीन नहीं रहा। उसको पता है कि हमको जीने मरने का अपने आप ही देखना है, जो कुछ देखना है। इसीलिए आपके कहे पर भरोसा नहीं करती।
अतीत के अनुभव को की एक श्रृंखला है जनता के पास। किसी से गांव में शहर में जाके कस्में पूछिए तो वो सीधे ये कहते हैं भैया कौन पार्टी हमारे घर का चूल्हा जलाएगी, करना हमें पड़ेगा। ये मूल भाव है देश के आम आदमी का। इसको ध्यान रखेंगे तो आप बेहतर राजनीति कर पाएंगे। बंगाल में वीरभूमि के इलाके में जो हुआ वो कोई सामान्य अपराध की घटना नहीं है। 10-12 घरों में बाहर से कुंडी लगा दी जाए और स्त्री पुरुष बच्चे बुजुर्ग सबको भस्मीभूत कर दिया जाए आग लगाकर। ये छोटी घटना नहीं हो सकती, यह असाधारण घटना है अपराध की। ऐसी घटनाएं राज्य के माथे पर कलंक का टीका होती है। वह शासन किसी का हो, इसमें सेकुलर नॉन सेकुलर का टंटा नहीं चलेगा। इसमें सांप्रदायिकता का जो नारा है वो भी नहीं चलेगा। बड़ी स्थिति ये, बड़ा सवाल ये कि इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, और अगर घट गई तो क्या उस राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं कि निर्वाचित सरकार का मुखिया होने के नाते जनता के साथ खड़ी हो, अपनी जिम्मेदारी दिखाएं। ममता जी ने आज कहा कि भाजपा का क्या है, किसी को छींक आ जाए तो भी वो अदालत चली जाती है। अगर इतनी बड़ी घटना पर आपकी ये टिप्पणी है तो ये टिप्पणी शर्मनाक है, ये टिप्पणी स्तब्ध करने वाली है। ममता जी स्तब्ध करने वाली है। मैं आप और जगदीप धनखड़ के बीच में जो अंताक्षरी चलती है उसमें भी नहीं जाना चाहता। वो आप दोनों का अपना ठीक है, एक शगल है, अंताक्षरी खेलिए। लेकिन ये 10 लोग 12 लोग कैसे मर गए, उनके चित्र देखिए, उनके वीडियो देखिए, कलेजा बाहर आ जाए। इसलिए मुझे लगा इस मसले पर आज बात करूंगा। और इससे भी ज्यादा दुखद ये देश के लिए, समाज के लिए, भारत की राजनीति के लिए कि हमारे राजनीतिक दल, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन सेलेक्टिव अप्रोच के साथ किसी अपराध की घटना पर अपनी क्रिया प्रतिक्रिया तय करते हैं। एक मासूम सा सवाल खड़ा होता है, अगर यही स्थिति, ऐसी ही बर्बर लोमहर्षक और जघन्य घटना सीहोर में हो गई होती, भोपाल में हो गई होती, विदिशा में हो गई होती, या कन्नौज में हो गई होती, फर्रुखाबाद में हो गई होती, अंबेडकर नगर में हो गई होती, गोरखपुर में हो गई होती, तो क्या होता? हिंदुस्तान की राजनीति में भूचाल आ गया होता। जिन्हें कितने बड़े चेहरे राजनीति के उस स्थान की यात्रा के लिए प्रयाण कर चुके होते अब तक। सबसे गंदी चीज क्या है? घटना घट जाना बड़ी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि जो जिम्मेदार है वो उस पर राजनीति करने की कोशिश करें, इधर वाले चाहे उधर वाले। हमारी आंख में नमी नहीं आती, नहीं, हमारी आंख में आर्द्रता नहीं आती कि ये लोग मर गए। हम सोचते हैं कि इसमें वो कोई एंगल आयाम ढूंढ के लाओ जिससे वोट का मसला कुछ सधे। क्यों भाई? हम ये नहीं मान के चल सकते कि मेरे राज्य के लोग इस बीभत्स किस्म की मृत्यु को प्राप्त हुए? क्या ऐसा संभव है कि वो 10 लोग अग्नि समाधि ले लिए? नहीं ना, मारे गए हैं ना कुंडी लगाकर।
इसलिए ये सवाल खड़ा होता है, इसलिए खड़ा होता है। सत्ता की आंख जहां नम होना बंद हो जाती है, वहीं से विसंगतियां पैदा होना शुरू होती हैं। बौद्धिक जुगाली करना बहुत सरल है, वो आपको रास्ता भी दे देती है फॉर द टाइमिंग निकल के बच के भागने के लिए। लेकिन इतिहास आपकी जिम्मेदारी तय करता है, इतिहास जिम्मेदारी तय करता है। अपने अपने शासनकाल में सबने अपनी अपनी फाइलें दुरुस्त कर ली। कोई ऐसा मूर्ख है कि अपने शासनकाल में अपनी फाइल ना दुरुस्त कर ले? लेकिन फिर भी इतिहास समीक्षा करता है और आपकी जिम्मेदारी तय करता है, आपका स्थान वहीं से निर्धारित होता है इतिहास में। ये ध्यान रखिएगा। अनंत काल तक सत्ता में कोई रह नहीं सकता। जो पश्चिम बंगाल माना जाता था कि वामपंथ का अजेय दुर्ग है, वहां वामपंथ को टॉर्च लेके ढूंढना पड़ रहा, टॉर्च लेके। कोई सोच सकता था? तो बाकी को भी ऐसा दर्प नहीं होना चाहिए। जिनके नाम से बंगाल जाना जाता था, जब वो ही उनकी पार्टियां ही गंगा सागर में विलीन हो गईं, तब बाकी क्या करेंगे? इतना जरूर ख्याल रखिए। और मैं तो राजनीतिक लोगों का भय देखता हूं, उनका कबूतर जैसा मन देखता हूं। दुनिया भर में बोलने के लिए वाचालता उनके ये होठों पर हमेशा तैरती रहती है कि कहीं से कोई अवसर आए तो बोले अग्निहोत्री जी हमारी भी एक बाइट करवाओ। विषय समझ आए ना आए बोलना है। इस पर बोलने से बचना चाह रहे थे। क्यों भाई? आपको 10 लोगों की मृत्यु पर यह कहने में भी संकोच है कि हां मेरा मन खराब है, मुझे कष्ट हुआ, शासन की जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी थी। इतना बोलने में भी सही खराब है। आपको डर लग रहा है? आप बहस में नहीं आना चाहते? अभी भी ये बहस मध्य प्रदेश पर करो तो एक बुलाओ 13 आएंगे। ये भारत की राजनीति का गिरता हुआ स्तर है, इसकी समस्या है। कौन किसके साथ अलाइन है, इससे अपराध की ग्रेविटी तय होगी क्या? कौन किसके साथ गठबंधन करेगा, इसके आधार पर टिप्पणियां तय होंगी अपराध पर? नहीं। बंगाल में जो हुआ वो भारत माता के माथे पर कलंक है। राज्य की भी जिम्मेदारी है और केंद्र की भी जिम्मेदारी है। देखे कि व्यवस्था संविधान के अनुकूल चले, लोगों को न्याय मिले, लोगों का जान माल की हिफाजत पहली गारंटी है। राजभवन और मुख्यमंत्री निवास में ये तू मैं अंताक्षरी नहीं चलनी चाहिए। इसका भी कुछ निस्तारण होना चाहिए। इससे भी लोकतंत्र का मान घटता है और लोगों को बच के निकलने का रास्ता मिलता है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा एक समस्या थी, है, और मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी का वहां कोई मन है कि राजनीतिक हिंसा का जो चलन है पश्चिम बंगाल में उस पर विराम लगाया जाए। तब वामपंथ को सूट करती थी राजनीतिक हिंसा तो ममता जी घायल होती थी। आज टीएमसी को भी वही चीज सूट कर रही है कि थोड़ा थोड़ा डर भी चलता रहे। आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का प्रकोप रुका नहीं है, थमा नहीं है। आंकड़े उठाकर देख लीजिए। जिस बात के लिए लड़ाई हुई थी कि राजनीतिक हिंसा से मुक्ति पानी है तो वामपंथ को भगाना होगा, वामपंथ को भगा दिया जनता ने। फिर भी राजनीतिक हिंसा है वहां, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए केंद्र भी जवाबदार है। इतिहास केंद्र की भी जिम्मेदारी पर उंगली उठाएगा, केंद्र की जिम्मेदारी पर भी टिप्पणी करेगा। पूरे प्रदेश में केवल भाजपा के ही कार्यकर्ता नहीं, सामान्य लोगों की भी उस सबसे बड़ी उत्कंठा, उत्सुकता ये है कि कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा लखनऊ में तो कौन कौन लोग शपथ लेंगे, कितने मंत्री बनेंगे, हमारे जिले का नंबर आएगा कि नहीं आएगा, हमारा विधायक मंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, जिले से कौन छूटेगा, कौन रूठेगा,
कौन गाड़ी पे सवार होगा। आज की रात केवल यही चर्चा। कल्पना कीजिए 2017 का, कम से कम वो सस्पेंस तो नहीं। 2017 में तो हफ्ता 10 दिन यही सस्पेंस घनीभूत रहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको याद है, दर्जन भर से ज्यादा नाम चले थे, किसका नाम नहीं चला ये बताओ। सबका चल गया था, और जिसका नाम नहीं चला वही मुख्यमंत्री हुआ, योगी आदित्यनाथ। मनोज सिन्हा को तो शपथ ग्रहण तक बस बचा था, बाकी सब तो लोगों ने करा ही दिया था। वो धुंध नहीं है, लेकिन योगी जी के बाद कौन कौन कहां कहां से, उस पर धुंध कायम है। मैं सलाह दूंगा, कल सुबह 10 बजे का इंतजार करिए। हालांकि शपथ तो शाम को है, लेकिन आप सुबह 10 बजे का इंतजार करिए। जिन जिन को कल शाम को इकाना स्टेडियम में, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शपथ लेनी है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में, उन सब लोगों को कल सुबह 10 बजे योगी आदित्यनाथ ने अपने निवास पर बुलाया है चाय नाश्ते पर। तो बस वहां निगाह रखिए, वहीं से समझ आ जाएगा। जो चाय पे आया वही शपथ लेगा, जो चाय पर नहीं आया वो शपथ नहीं लेगा कल। और वहां आप ये विचार कहां से आया? ये विचार दिल्ली से आया है। ये शैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैली है। उन्होंने जब भी मंत्रिमंडल मतलब जब 2 बार तो शपथ ली प्रधानमंत्री पद की, उसके बाद जब भी एक्सपेंशन भी किया, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया, तो जिनको शपथ लेनी है उनको कुछ घंटों पूर्व उन्होंने अपने निवास पर जरूर बुलाया चाय पर। तो ये वही परंपरा दिल्ली से होते हुए अब लखनऊ है। इस सरकार कोई भी आए, मेरे लिए हर सरकार वरेण्य है, हर जनादेश पवित्र है। हर जनादेश को मैं हृदय से सर झुकाकर स्वीकार करता हूं, क्योंकि वो इस प्रदेश के, इस देश की महान जनता के द्वारा आता है। सब गलत हो सकते हैं, जनता कभी गलत नहीं हो सकती। मेरा अपना सिद्धांत यही है। इससे लोग असहमत हो सकते हैं, लोकतंत्र में सबकी असहमतियों का स्वागत, लेकिन मेरा सिद्धांत हमेशा से यही रहा, जिसके माथे जनता रोली तिलक लगा दे, मेरे लिए वही वरेण्य है। जब वो जनता की अपेक्षाओं पर, आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा तो मैं विरोध करूंगा, उसको चेताऊंगा। लेकिन मैं ये तर्क कभी नहीं मान सकता अपने जीवन में कि जिस बोट से ममता जी सरकार बनाए वो बोट पवित्र, गंगा सागर में धुला हुआ, और जिससे केजरीवाल बनाए वो अपवित्र, या जिससे योगी आदित्यनाथ बनाए वो अपवित्र, और नीतीश बाबू बनाए वो पवित्र नहीं। ये मैंने भगवंत मान का जनादेश भी उतना ही पवित्र मेरे लिए जितना उत्तर प्रदेश का जनादेश। लोकतंत्र का मूल स्वर ही खत्म हो जाता है अगर हम जनादेश पर सवाल उठाने लगे। नहीं, देश में 68 करोड़ लोगों ने वोट दिया, लगभग 68 करोड़ लोकसभा चुनाव में। हमारी पसंद नापसंद का क्या मतलब? नहीं, ये मीनू है क्या होटल का कि हम तय करेंगे कि नहीं पालक पनीर नहीं मटर पनीर मंगवाओ? नहीं,
ये जनादेश है, इसकी गंभीरता को, इसकी पवित्रता को, इसकी प्राणवत्ता को समझना चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए राजनीतिक लोगों को। विपक्ष का मतलब ये नहीं कि हर वक्त उत्तेजित मुद्रा में रहे ना, विपक्ष का मतलब सहकार भी है, कोई लट्ठम लट्ठा नहीं है ना। भारत में समस्या है, राजनेता आपा खो जाते हैं, उससे बचना चाहिए। आपके चेहरे देखकर जनता को लगता है कि आप लोग एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते। क्यों? सब इसी मिट्टी से जन्मे लोग हैं और सब अपने अपने स्तर से कोशिश करते हैं, जितनी जिसमें सामर्थ्य, समझ, विवेक होता है कि देश के लिए, समाज के लिए कुछ कराएं। भारत का ये जो रूप स्वरूप दिख रहा है, या उत्तर प्रदेश का जो रूप स्वरूप दिख रहा है, उसमें सबका योगदान है। किसी भी क्षमता कम हो सकती है, किसी भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन अपनी क्षमता पर करते हैं। ये भाव मुझे लगता है कम हो रहा है। ये भाव कम नहीं होना चाहिए, ये बना रहना चाहिए। लोकतंत्र का सौष्ठव तभी रहेगा। गांव की, कस्बे की गैंगवार और भारत की, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अंतर दिखना चाहिए। बोले ना भैया हम भी लकीर खींच दिए, लकीर खींचने का काम नहीं है ना ये। जनता जिनको सत्ता में बैठालती है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो लोग सत्ता में नहीं हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं, और जो लोग सत्ता में नहीं उनको भी ये स्वीकारना चाहिए, समझना चाहिए कि जिनको सत्ता दी है जनता ने, उनको हमसे ज्यादा अपने योग्य माना। दोनों को समझना चाहिए। लेकिन कहां है आदमी, जब कोई आप मानने कोई तैयार नहीं, जब तक हमारे दिमाग में ये रहेगा कि फला ने जनता को ठग के जनादेश हासिल कर लिया, तब तक हम जनादेश के साथ ईमानदार व्यवहार नहीं रख पाएंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूं। जयप्रकाश बाबू ने एक बार इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी, इंदिरा जी ने भी ऐसी कोई टिप्पणी कर दी थी जैसे सामान्य रूप से आजकल लोग करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इंदु, भारत का आदमी स्कूल नहीं गया हो यहां तक तो ठीक है, लेकिन वो विवेक शून्य नहीं है, उसको राजनीतिक समझ है। वही बात मैं यहां कहूंगा, कटुता न मत लाइए। कड़वी से कड़वी बात भी अच्छे से अच्छे ढंग से कही जा सकती है। वो दौर हमने देखा है, उस दौर पर राजनीति को रखिए। और ये जनता को ये लगना चाहिए कि इधर वाले हो चाहे उधर वाले हो, सब हमारी बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। ये प्रतिस्पर्धा हो। वाजपेयी जी कहा करते थे कि लोकतंत्र केवल 49-51 का खेल नहीं है। 49-51 की जरूरत कब पड़ती है? 2-3 अवसरों पर पड़ती है। फाइनेंस बिल हो हाउस में तब पड़ेगी, विश्वास प्रस्ताव हो तब पड़ेगी, अविश्वास प्रस्ताव हो तब पड़ेगी। तीन के अलावा चौथा कोई अवसर नहीं होता है सदन में जब 49 और 51 की गिनती की जरूरत पड़े। 49 वाले 51 वाले के साथ चले जनता के हित के मुद्दों पर, और 51 वालों की जिम्मेदारी है कि 49 वालों को एलिनिएशन का भाव नहीं महसूस हो। लगे कि हां पटरी अलग अलग है, लेकिन हमारी सबकी यात्रा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए है, आम जन के आंख से आंसू पोंछने के लिए। गरीब का, दीन दुखी वंचित जो वर्ग है हमारा समाज का, उसकी आंख से आंसू गिरे तो भाजपा की हथेली भी होनी चाहिए, सपा की भी होनी चाहिए, बसपा और कांग्रेस की भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्या तब लोकतंत्र अपने सर्वाधिक प्रफुल्लित भाव में उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। मैं यही कहूंगा आज के दिन, आइए
एक नई राजनीतिक संस्कृति का आगाज किया जाए उत्तर प्रदेश में, जो पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बने कि सहकार और सद्भाव के साथ भी विपक्ष की भूमिका निभाई जा सकती है, सत्ता पक्ष की भूमिका निभाई जा सकती है। मिश्रा जी, पहले राजनीतिक लोगों के पास चलूं, उससे पहले एक टिप्पणी आपसे लूं। संक्षेप में आरंभिक टिप्पणी के तौर पर आप इस मंत्रिमंडल गठन को कैसे देखते हैं? जो आए वो और जो गए वो, दोनों को सामने रखें। देखिए, एक बात आज का दिन जी, भाजपा को जैसे बोला जाता है कि ये प्रयोग करने में बड़े माहिर है, ये चुनौतियों को देखते हुए और इसके साथ साथ ये आंतरिक रूप से आकलन भी करते हैं। पहले जो मंत्री थे उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, उनकी कमियां क्या हो सकती है, और ये फाइंड आउट करते हैं कि ये बेस्ट सुटेबल कहाँ पे हो सकते हैं। जो लोग अच्छे सुटेबल नहीं होते हैं उनको हटा के संगठन में या उनके योग्य जो जॉब हो सकती है वहां पे ये भेजते रहते हैं। तो दो चीजों का बड़ा विशेष ध्यान रखा ये गया है कि जो 2024 की और भविष्य की जो चुनौतियां हैं उत्तर प्रदेश के लिए, राजनीतिक और गैर राजनीतिक, उसमें कोई कमी न रह जाए, इसलिए बेहतर सुटेबल लोगों को यहाँ पे रखा जाए, जो शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद से ही परफॉर्म करना शुरू कर दें। जो बुलडोजर के लिए बनेंगे उनका बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा, जो जिसके लिए होंगे वो शुरू हो जाएगा। तो पहला ये है कि क्विक रिएक्शन के साथ जो लोग परफॉर्म करना शुरू कर दें उन लोगों को तहरीर यहाँ पे दी गई है। दूसरी चीज, राजनीतिक समीकरण को साधना, जो कि 1 साल 1.5 साल चुनावी मूड में तो ये अभी आ जाएंगे, 2-4 महीने के बाद से ही सारी पार्टियां 2024 के इलेक्शन के चुनावी मूड में आ जाएंगी। उसके लिए भी सरकार में किसकी उपयोगिता है, सरकार में उपयोगिता ऐसे होती है, सरकार में किसकी उपयोगिता और संगठन में किसकी उपयोगिता, उसके हिसाब से पत्ते बिछाना शुरू किया है बीजेपी ने। ठीक बात। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण पर, मंत्रिमंडल के गठन पर समाजवादी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया क्या? हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। इस तरीके से आज खाना स्टेडियम में जो अखिलेश यादव जी के द्वारा निर्मित किया गया था, बनाया गया था, उसमें बेहतरीन भव्य कार्यक्रम किया गया, जनता की गाड़ी कमाई को बेताशा लुटाया गया। तो अब अपेक्षा हम यही करते हैं कि आने वाले दिनों में 5 वर्ष तक अच्छा काम करेंगे और जनता की जन आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे। विगत 5 वर्ष वाली सरकार नहीं रहेगी। और आज जो इन्होंने शपथ लिया है, इस शपथ में जो इन्होंने शपथ में जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उसको पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के आम नौजवान, किसान, बेरोजगारों के सबके लिए काम कर रहे हैं। ठीक बात। केपी त्रिपाठी, अगर आप आवाज मिल रही है तो वही प्रश्न आपसे है। जी मेरी आवाज आपको? आरंभिक प्रतिक्रिया में यही कहूंगा कि अब जो आज का शपथ ग्रहण हुआ है उसकी किस तरह की कार्यशैली रहती है उसे देखने का इंतजार रहेगा। लेकिन अभी के हिसाब से यही कहा जा सकता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीवी होने के नाते 24 को ही केंद्र में रखकर चल रही है, और जो कि उनकी राजनीति रहती है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहां पे इसी तरह की प्लानिंग है कि किस तरह हम 24 में सरकार बनाएं। चुनौतियों की कोई चिंता नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, और पोर्टफोलियो डिसाइड होगा तो और क्लियर होगा। ठीक। समाजवादी पार्टी ने एमएलसी के जो उम्मीदवार उतारे उसमें 8-9 उम्मीदवार ऐसे निकले जो पर्चा वापस ले लिया और उसके बाद बीजेपी के नेताओं के घर जाकर फोटो खिंचाए, उनके चरण छू के। अब इसमें दूसरे को दोष दोगे कि जी हमने बात की तो पता लगा कि हर आदमी नाराज है। अरे सब नाराज है तो आप तो जिनको उम्मीदवार बनाए वो भाग गए। आपका घोषित उम्मीदवार जिसको आपने सिंबल दिया, जो पर्चा भरे आया, वो नरेश अग्रवाल के यहाँ बैठा मुझको नमस्ते करता दिखा। अब बोला सपा में ना कोई नीति है ना नेता, हम तो नरेश जी के चरणों में है। ऐसे 9 एमएलसी का चुनाव छोटा था, भागले ढंग का आदमी चुनते। फिर दोष दोगे कि भाई बीजेपी वाले ऐसा करते। ये बात कांग्रेस को भी समझनी चाहिए और मेहंदी साहब की पार्टी को भी समझनी चाहिए। जिनको ढूंढ के आप लाते हो चुनाव लड़ने के लिए, वो इनके चरणों में जाके फोटो खिंचा रहे और फेसबुक पर डाल रहे, करे जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कहीं तो संकट है। कैसे नवरत्न चुनते हो? इसमें बीजेपी का दोष है क्या? और मैं कभी इस बात को नहीं मान सकता, चाहे कोई कहे
कि जनमत जनादेश किसी भी तरीके से गुमराह करके दंड से फंद से हासिल किया जा सकता। नो नो नेवर। अगर ऐसा संभव होता तो इंदिरा गांधी जैसी महाप्रतापी राजनेता अपने पुत्र समेत नहीं हारती चुनाव। सरकार में थी जब वो चुनाव हारी, विपक्ष में नहीं थी। जिसको देखो तो बोल देते ना, अरे चुनाव हम जानते भैया वो क्या खेला। और क्या खेला हुआ भाई? खेला हुआ मायावती सरकार में रहते हुए चुनाव हार गई। खेला हुआ अखिलेश यादव चुनाव सरकार में रहते हुए चुनाव हार गए। खेला हुआ मुलायम सिंह सरकार में रहते हुए चुनाव हार गए। नहीं, ममता बनर्जी कहती थी लेफ्ट पार्टीज ने बंगाल में पॉलिटिकल रिगिंग, साइंटिफिक रिगिंग का नया इजाद किया है। वामपंथी शासन के रहते हुए चुनाव हुआ और उस चुनाव में वामपंथी शासन चला गया और ममता जी की ताजपोशी हो गई। इसलिए जनादेश को लांछित मत करिए। ये लोगों के साझी विजडम का सबूत है जनादेश। आपको पसंद आए तो भली और ना पसंद आए तो और भी भली, तब 2 रोटी ज्यादा खाइए। जनता अपना जनादेश अपने अंदाज में देती है। हर पार्टी को पसंद आए ऐसा जनादेश थोड़ी ना हो सकता है। नहीं, आज के पूरे में मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो योगी मोदी की जो युति है उसने इस बात का ख्याल जरूर रखा उसमें कि जितने भी आप उनको कई सप्रयास लोगों ने जो माहौल बनाने की कोशिश की। आजकल ये भी होता है कि भाई थोड़ा कानों कान भी प्रचार करा दिया जाता है। उन प्रचार वाले सारे लोगों को बाहर कर दिया। नहीं, वो रास्ते में बहुत सारे लोगों को देखा। नहीं, अपर्णा बिष्ट ना, राजेश्वर सिंह नो, बड़े लोग थे जिनके लिए सोशल मीडिया पर और मीडिया पर हंगामा मचा था। कुछ और भी विधायक हैं, उनके सबके नाम याद नहीं लूंगा, ठीक नहीं, लेकिन उनके लिए था ये। तो भाजपा ने शायद एक तो मैसेज ये दिया कि नहीं, हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। जातियों का समन्वय संतुलन है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, बल्कि पहले से थोड़ा और बेहतर हुआ है। पिछड़े वर्ग को तवज्जो ज्यादा है, जाटों को भी तवज्जो है। भूपेंद्र जी मुरादाबाद से भूपेंद्र हैं, लक्ष्मी नारायण चौधरी लक्ष्मी नारायण हैं मथुरा से, वो सब चीजें हैं वहां। लेकिन क्षेत्रीय असंतुलन है इस मंत्रिमंडल में, और मैं मानता हूं भाजपा को इसमें देखना चाहिए। क्षेत्रीय संतुलन भी बहुत जरूरी है, छोटी चीज नहीं। बुंदेलखंड अक्सर उपेक्षित रह जाता है। क्यों? 19 सीटें हैं ना वहां, चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं ना वहां हम लोग, पार्टियां, तो उनको नहीं मिलना चाहिए उस पिछड़े इलाके को। और भाजपा के साथ एक संकट है, ये संकट उसको झेलना पड़ेगा। आर के मिश्र जी, आपको शाहजहांपुर प्रधान से लेके और मेयर से लेके लोकसभा से लेके और विधानसभा तक सब आपकी, क्या ऐसे 25, 26, 27 जिले हैं क्या, जहां सब कुछ आपके पास है क्या? और उत्तर प्रदेश में जिले हैं 75 और संख्या हो सकती है अधिकतम कानून के मुताबिक 60। तो ये संकट तो फंसेगा। लेकिन हां, फिर भी क्षेत्रीय संतुलन भी एक बड़ा विषय है। और अभी एमएलसी के भी इस वर्ष में मेरे ख्याल से कई सीटें रहेंगी। भाजपा के पास अवसर होगा, जिन लोगों को उसने अभी फिलहाल बीआरएस दिया है, वनवास दिया है या ड्रॉप किया है, उनमें से छांटबीन करके कुछ लोगों को वहां समायोजित करके संगठन में लाने की। और दूसरा एक भाजपा के पास अवसर रहेगा कि कुछ को 2024 के चुनाव की तैयारी के लिए कह सके कि चुनाव लड़िए, चुनाव लड़के आइए, तो फिर दिल्ली चला जाए। बहुत सारे सीनियर मंत्री हैं इस जो ड्रॉप हुए हैं, उनके लिए मुझे ऐसा लगता है बेबी रानी मौर्य को लाकर
हालांकि बेबी रानी मौर्य के लिए चल रहा था कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के भाजपा एक संदेश देना चाहेगी, क्योंकि वो जिस वर्ग से आती हैं वो वर्ग और उस वर्ग में भी वह जाति राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है। वो दलित वर्ग में जाटव समाज से आती हैं बेबी रानी जी, पढ़ी लिखी महिला है। तो ऐसा भी माना जा रहा था कि भाजपा मायावती जी भी उसी वर्ग में उसी जाति से हैं, बेबी रानी मौर्य को वहां पर लाके इंस्टॉल कर सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बेबी रानी मौर्य को चूंकि कैबिनेट के रूप में मंत्री के रूप में इंडक्ट किया है तो बीजेपी उनको प्रमोट करेगी, और आने वाले समय में अगर वो ठीक से परफॉर्म करती हैं तो वो भाजपा का दलित राजनीति का चेहरा हो सकती हैं। उसकी कोशिश, उसकी शुरुआत बीजेपी ने की। और बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे, नरेंद्र मोदी का एक संदेश ये भी था कि ऐसी कैबिनेट बने उसमें बड़ा भाग ऐसे लोगों का हो जो आने वाले 25-30 साल तक सक्रिय राजनीतिक जीवन जी सकें और पार्टी की सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप डेवलप हो सके, बन सके। बेबी रानी मौर्य जैसे बहुत सारे लोग उसी का हिस्सा हैं। और जो बात ए.के. मिश्रा कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। हम लोगों को यानी समीक्षकों को लग सकता है कि अब इनका क्या होगा और उनका क्या होगा, लेकिन जैसे 70 के दौर की इंदिरा जी को इस बात की चिंता की जरूरत नहीं होती थी, वैसे आज के दौर के नरेंद्र मोदी को भी नहीं है कि वो क्या सोचेंगे और ये क्या सोचेंगे। आपके लिए ये काम दिया है, यही करना होगा, क्योंकि संगठन अब उतना बड़ा हो गया है, उतना मजबूत हो गया है। और भाजपा में वैसे भी संगठन का थोड़ा सा और पार्टियों से अलग वो है संचालन। आर.के. मिश्रा जी जानते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष से ज्यादा सक्रिय और ताकत, दोनों सक्रियता और शक्ति संगठन महासचिव के पास रहती है। व्यवहारिक सचिव है, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, तो है उनका कि संगठन को मूल रूप से रखें। आज भी मुझे कोई मित्र बता रहा था कि सुनील बंसल ही फोन करके लोगों को बता रहे थे जिन जिन को शपथ लेनी थी। इससे भी एक मैसेज जाता है कि संगठन के हिसाब से चलता है भारतीय जनता पार्टी में। चूंकि बहुत सारे मंत्री नॉन परफॉर्मर या कम प्रदर्शन के आधार पर हटाए गए हैं, उनके नाम मैंने कुछ के पढ़े भी थे शुरुआत में, दोबारा पढ़ना ठीक नहीं होगा, वैसे दुखी हैं और बार बार नाम लो तो और दुखी होंगे। मुझे लगता है वो चीज एक लेसन है नए मंत्रियों के लिए भी। आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो मेरा हंच कहता है 24 में जाने से 6 महीने पहले योगी मंत्रिमंडल का एक और ऑपरेशन होगा, उसमें भी छटाई बिनाई होगी और तब शायद वो 60 की संख्या तक कंप्लीट मंत्रिमंडल होगा, वहां चुनाव में जाने से पहले। तो इसलिए जो लोग बने हैं वो भी अभी कुछ बड़े लोगों को छोड़ दीजिए तो ज्यादातर प्रोबेशन पर ही माने जाने चाहिए। ए.के. मिश्रा जी ठीक बात है ना? अगर आप पार्टी को, आप सोचिए नीलकंठ तिवारी, मेरे दिमाग में बार बार हॉन्ट होते हैं। नीलकंठ तिवारी उस इलाके से विधायक थे और मंत्री थे जिस इलाके में बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, जहां काशी कॉरिडोर बना, लेकिन उनकी गति देख के पार्टी को लगा कि ना इनको विदा करो भैया, ये नहीं मंत्री रह सकते, और उनकी दयालु जी को ले आए। दयालु जी किसी हाउस में नहीं, ये काम करने की शैली है भाजपा की, क्योंकि भाजपा को लगा कि अगर काशी कॉरिडोर बना दिया आपके इलाके में तब भी आप इतनी मुश्किल से जीत पाए तो अब आपका मामला ठीक नहीं। ऐसा फैसला लेने का साहस भी नेतृत्व में बहुत मुश्किल से होता है। और मैंने दो ही उसमें देखा अपने पत्रकारी जीवन में, इंदिरा गांधी में और नरेंद्र मोदी में। अन्यथा सारे बीच के सारे राजनेताओं को मैंने समझौता करते देखा है पार्टी चलाने में और सरकार चलाने में। अब उत्तर
बेहतर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।